नैतिकपुर गांव में माधव नाम का एक मेहनती किसान रहता था, जो अपनी पत्नी सीता और बेटे गुड्डू के साथ सादा जीवन जीता था। उसका दिन खेतों में मेहनत करने में बीतता था, लेकिन एक दिन हाय रे, ये धूप जैसे तो जान ले लेगी। लेकिन करूं भी क्या? अगर फसल समय पर तैयार न हुई तो सारा गुड्डू का स्कूल का खर्चा कैसे निकलेगा? भैया, ये वही भोला किसान है ना, जिसके बारे में गांव में बातें होती हैं। लगता है इसे आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। हाँ कंचन, ये वही महादेव है। तू बस देख, आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपनी सारी जमा पूंजी खुद ही मेरे हवाले कर देगा। बबलू और कंचन माधव के पास एक साधु और साध्वी की भेष बदलकर पहुंचते हैं। हे पुण्यात्मा, मैं साधु विश्वात्मा हूँ और ये मेरी शिष्य कंचन है। हम यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। लेकिन मेरी भलाई कैसे होगी? मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। पुत्र, हमने सुना है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी फसल को एक श्राप ने घेर रखा है। अगर तुम हमारी बात मानो तो हम इससे दूर कर सकते हैं। श्राप? ये क्या बात हुई माता जी? मेरी फसल तो मेरी मेहनत का फल है ना। बस बस पुत्र, चिंता मत कर। मेरे पास एक करामाती तावीज है। इसे अपनी जमा पूंजी के साथ बांधो और तुम्हारी फसल दुगनी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें 500 सिक्कों की जरूरत होगी। हाँ। अरे क्या 500 सिक्के? ये तो मेरी सारी जमा पूंजी है। लेकिन अगर फसल दुगनी हो गई तो मैं गुड्डू के लिए अच्छा घर बना सकूंगा। ठीक है बाबा जी, ये लीजिए। माधव भोलेपन में अपनी सारी जमा पूंजी बबलू को दे देता है। बबलू और कंचन ताबीज देकर गायब हो जाते हैं। माधव उदास मन से घर लौटता है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, एक बूढ़ा यात्री गोविंद, जो गांव में नया नया आया था। गोविंद के पास रहस्यमयी कहानियां और अनुभव थे, जो गांव वालों को आकर्षित करते थे। अरे भाई, क्यों इतना उदास चेहरा लिए घूम रहे हो? क्या कोई मुसीबत है? गोविंद जी, आप तो नए आए हुए हो, आपको क्या पता। मैंने अपनी मेहनत की कमाई एक साधु और उसकी शिष्या को दे दी, जो शायद ठग थे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अरे माधव, ठग तो हर गांव में होते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ठगों को सबक सिखाया है। अगर तू मेरी मदद ले तो शायद हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। मेरे पास अनुभव है और अनुभव से मैंने सीखा है कि ठग भले ही चालाक हो, पर उनकी चालाकी का तोड़ भी होता है। हाँ। क्या? सच में गोविंद जी? लेकिन हम करेंगे क्या? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, और बबलू जैसे लोग तो बहुत शातिर होते हैं। हाँ। अरे माधव, शातिर लोग चालाकी नहीं फंसते हैं। तू मुझे उस ठग के बारे में सब बता, उसका हुलिया, उसकी बातें और उसने जो तुझे कैसे ठगा। बाकी मैं देख लूंगा। मेरे पास एक पुरानी दोस्त है राधा, जो जंगल में रहती है। वो हमें रास्ता दिखाएगी। उसके पास ऐसी तरकीबें हैं कि बबलू और कंचन अपने किए की सजा भूल नहीं पाएंगे। हाँ। माधव गोविंद को सारी बात बताता है और राधा नाम की एक जंगली जड़ी बूटी विशेषज्ञ को ढूंढने का फैसला करता है। अगले दिन माधव फिर अपने खेत में काम करने जाता है। उसका पड़ोसी हरिया उसे देखता है। अरे माधव भाई, तू तो सुबह से ही खेत में डटा है। इतनी गर्मी में तेरा जोश कम नहीं हुआ? अरे हरिया, जोश तो मेहनत से ही आता है, लेकिन अब मन थोड़ा सा भारी है।
मेरी सारी सारी कमाई चली गई। हाँ, क्या कमाई चली गई? पर कैसे? एक साधु और उसके शिष्य ने मुझे ताबीज के बहाने ठग लिया भाई। ये तो बहुत गलत हुआ। माधव, तू इतना मेहनत करता है, फिर भी ऐसे लोग तुझे ठग गए। तू चिंता मत कर भाई, गांव में गोविंद जी आए हैं, वो कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मैंने सुना है वो पहले भी कई ठगों को पकड़ चुके हैं। तू बस मेहनत जारी रख। और सुन, अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो मैं भी तेरे साथ हूँ। हाँ। अरे धन्यवाद भाई हरिया, तेरी बातों से मन को थोड़ा सुकून मिला। मेहनत तो मैं करूंगा ही, लेकिन अब उस ठग को सबक सिखाना जरूरी है। गोविंद जी ने खुद कहा है कि वो और उनकी दोस्त राधा मिलकर कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। हाँ। अरे फिर तो बात बन गई समझो। तू बस हिम्मत मत हारना। माधव हम सब मिलके उस ठग को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी गरीब किसान की कमाई पर नजर नहीं डालेगा। हाँ। हरिया माधव को हौसला देता है और चला जाता है। माधव अपने खेत में मेहनत में जुड़ जाता है। एक दिन जब माधव खेत में फसल की सिंचाई कर रहा था, उसे एक घायल चिड़िया की आवाज सुनाई दी। ये टूनी थी, जो एक पेड़ से टकराकर घायल हो गई थी। कोई है, मेरी मदद करो, मेरे पंख टूट गए हैं। अरे छोटी चिड़िया, तुझे क्या हुआ? डर मत, मैं हूं ना, डर मत तू। मेरा नाम टूनी है, मैं उड़ते हुए पेड़ से टकरा गई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल टूनी, तू मेरे साथ घर चल, सीता और गुड्डू तेरा ख्याल रखेंगे। हाँ। माधव टूनी को घर ले जाता है। सीता टूनी के पंखों पर हल्दी का लेप लगाती है। तुम फिक्र मत करो टूनी, कुछ दिन में तुम फिर से उड़ने लगोगी। हाँ टूनी, तुम मेरी दोस्त बन जाओ। मैं तुम्हें रोज दाना पानी दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम दोनों मिलकर गांव के ऊपर उड़ान भरेंगे। हाँ। अरे गुड्डू, तू तो बहुत अच्छा है, और सीता माँ, तुम्हारा हल्दी का लेप तो जादू जैसा है। मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। टूनी धीरे धीरे ठीक होने लगी और माधव के परिवार का हिस्सा बन जाती है। माधव और गोविंद जंगल में राधा से मिलने जाते हैं। राधा एक बूढ़ी औरत थी जो जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी और गांव वालों को ठगों से बचाने में माहिर भी थी। अरे गोविंद, तू इतने साल बाद मेरे पास आया, और ये कौन है? राधा, ये माधव है। इसे बबलू और उसकी बहन ने, कंचन ने ठग लिया। अब हमें उस ठग को सबक सिखाना है। हाँ। बबलू और कंचन, वो तो पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हें एक खास जड़ी बूटी देती हूँ, इस बबलू के खाने में मिला देना। वो सच बोलने लगेगा, फिर तुम मुझसे सारी सच्चाई उगलवा लेना। लेकिन सुनो, ये जड़ी बूटी बहुत ताकतवर है, इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। अरे ये तो कमाल की बात है राधा जी, लेकिन हम बबलू को कैसे पकड़े? वो तो बहुत चालाक है, और कंचन भी उसका पूरा साथ देती है। हाँ। चालाकी का तोड़ भी मेरे पास है माधव। तुम बाजार में जाओ, मैंने सुना है बबलू वहाँ रोज नए शिकार ढूंढता है। टूनी चिड़िया के साथ ले जाओ, वो तुम्हारी आंखें बनेगी। और हाँ गोविंद, तू अपनी पुरानी साधु वाली चाल चलना, बबलू को उसी के जाल में फंसाना। राधा, बस तू अब भी वही पुरानी शाती राधा है। ठीक है, माधव अब टूनी को साथ ले जाएंगे और बबलू को उसी की चाल में हराएंगे। हाँ। राधा माधव को जड़ी बूटी देती है और योजना बनाने में मदद करती है। माधव अपनी फसल की देखभाल में जुटा रहता है। इस बार उसकी फसल पिछले सालों से कहीं बेहतर उग रही थी। पिताजी, फिर तो मैं नया साइकिल ले लूंगा ना? हाँ सीता, इस बार मेहनत रंग ला रही है। बस अब बाजार में अच्छे दाम मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ।
हाँ बेटा, तू बस पढ़ाई में मेहनत कर, साइकिल तो मैं तुझे दिला दूंगा। और हाँ, अगर फसल अच्छे से दाम में बिका तो मैं घर में एक छोटा सा आंगन भी बनाऊंगा, जहाँ टूनी भी वहाँ उड़ सकेगी। हाँ। और मैं इस आंगन में तुलसी का पौधा लगाऊंगी। टूनी को वहां बैठना अच्छा लगता है। माधव की मेहनत रंग लाती है और फसल तैयार हो जाती है। वो बाजार जाने की तैयारी करता है। माधव अपनी फसल बेचने बाजार पहुंचता है। वहां उससे रामू और धीरज, दो अन्य किसान मिलते हैं, जो भी बबलू और कंचन के ठगने के शिकार हो चुके थे। अरे माधव, तू भी यहाँ? सुना है तुझे भी उस ठग ने लूट लिया था। हाँ रामू भाई, वो साधु और साध्वी ने मुझे ताबीज के नाम पर ठग लिया। हाँ। अरे वो कोई साधु साध्वी नहीं, बबलू और कंचन है। मेरे साथ भी यही हुआ। अब मैं बर्बाद हो गया। मेरे बच्चों का स्कूल का खर्चा भी नहीं निकल सकता है। माधव, हम सब मिलकर कुछ करते हैं भाई। बबलू और कंचन को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो फिर कभी किसी को ठगने की हिम्मत ना करे। माधव, चिंता मत करो। मैंने बबलू और कंचन को बाजार के पास देखा है। वो वहाँ एक और किसान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम राधा जी की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। टूनी, तू तो सच्ची दोस्त है। रामू भाई, धीरज, चलो हम गोविंद और राधा की योजना को अमल में लाते हैं। इस बार बबलू और कंचन को उनके ही जाल में फंसाएंगे। हाँ। माधव, गोविंद और टूनी बाजार में बबलू और कंचन को पकड़ने की योजना बनाते हैं। गोविंद एक साधु का भेष धरता है और माधव एक अमीर व्यापारी बनता है। हे तपस्वी, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े साधु हो। क्या तुम मेरे शिष्य को अमीर बना सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल महाराज, मेरे पास एक चमत्कारी मंत्र है। बस इसके लिए आपको 1000 सिक्के चाहिए हैं। 1000 सिक्के? ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारा मंत्र देखना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ मेरे ठिकाने पर, वहाँ खाना भी है और खाना खा लेना तुम। आज मेरे लिए खाने में स्वादिष्ट खीर बनी है, जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। है। ये तो बढ़िया मौका है भैया। चलो इनके साथ इस व्यापारी के पास तो ढेर सारी दौलत होगी। बबलू और कंचन खाना खाते हैं जिसमें जड़ी बूटी मिली होती है। जल्द ही वो सब कुछ सच बोलने लगते हैं। हाँ, अरे मेरे मुंह से सच क्यों निकल रहा है? हाँ, हाँ, मैंने माधव, रामू, धीरज और कई गांव वालों को ठगा है। मेरे पास सारी जमा पूंजी मेरे घर के ठिकाने में छुपा है और कंचन पिछले 3 साल से गांव-गांव में लोगों को मेरे साथ मिलकर ठग रहे हैं। हाँ भैया, ये क्या हो रहा है? मैं भी तुम्हारी मदद की थी। हमने सोचा था कि कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब हम पकड़े जाएंगे। माधव, हमें माफ कर दो, हमारी गलती है। माफी? तुमने मेरी मेहनत की कमाई लूटी, मेरे परिवार के सपनों को चुराया और अब माफी मांग रहे हो? बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब गांव वाले तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। हाँ। बबलू, कंचन, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। लेकिन अगर तुम अब सच बोलकर सबकी संपत्ति वापस कर दो तो शायद गांव वाले तुम पर थोड़ी दया कर दे। हाँ। गांव वाले बबलू और कंचन को पकड़ लेते हैं और उनके ठगने की सारी चुराई हुई संपत्ति निकाल लेते हैं। माधव, रामू और धीरज को उनकी जमा पूंजी वापस मिल जाती है। बबलू और कंचन को गांव की पंचायत सजा सुनाती है और उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। सीता, देखो, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। गोविंद जी, राधा जी और टूनी की मदद से हमने उस ठग को सबक सिखा दिया। अब हमारा परिवार फिर से अपने सपनों की और बढ़ सकता है। हाँ। हाँ, और अब हमारी फसल के अच्छे दाम भी मिल गए। गुड्डू का साइकिल भी आ गया और हमारा घर भी और सुंदर बनेगा। वाह पिताजी, टूनी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने हमें बबलू को पकड़ने में
इतनी मदद जो की। और तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त गुड्डू। अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो हम दोनों मिलकर गांव के ऊपर उड़ान भरेंगे। माधव, अब गांव में कोई किसी को ठगने की हिम्मत नहीं करेगा। मेहनत और बुद्धि से सब मुमकिन है। और हाँ, अगर फिर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। हाँ, और मेरी जड़ी बूटी ने भी कमाल कर दिया है ना। अब मैं जंगल में वापस जाऊंगी, लेकिन तुम लोग मेरे पास कभी भी आ सकते हो, ठीक है ना। नैतिकपुर गांव में फिर से शांति छा जाती है। माधव अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा घर बनाता है और गुड्डू को उसका साइकिल मिल जाता है। टूनी, गोविंद और राधा गांव वालों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं।